सेट को समझने से पहले हम क्या समझते हैं, ग्रुप समझते हैं। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, देखो यार, कोई भी दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की या अलग अलग एलिमेंट्स को अगर साथ में रख दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को अगर हम क्या रख दें, साथ में रख दें, ठीक, टुगेदर रख दें, तो ये क्या बनाएगा, कलेक्शन बनाएगा। ठीक है, कलेक्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट हमारे एलिमेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की चीज़ों को जब साथ में रख दिया जाता है, ठीक है, सपोज के लिए फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी क्या है, इसमें हमने अल्फ़ाबेट्स ले लिए कुछ, इसमें हमने न्यूमेरल्स ले लिए कुछ नंबर्स, ठीक है, और इसमें हमने कुछ एनिमल नेम ले लिए, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, कैटेगरीज है ना। अल्फ़ाबेट क्या है, इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होते हैं, नंबर्स जो है हमारे मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, एनिमल हमारा डे टू डे लाइफ में हम लोग इनको देखते हैं। तो क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को नोटिफाई करता है। अब जब इनको साथ में लिया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, कलेक्शन बनाएगा। ठीक है, अब ये कलेक्शन बाद में सेट फॉर्म करता है। कैसे, जब इनको हम क्या कर दें, वेल डिफाइन कर दें। यानी कि वेल डिफाइन का मतलब क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ कि ये कोई एक ऐसा सेट है या फिर कलेक्शन है जिसमें 1 से लेके 10 तक क्या है, कुछ नंबर्स दिए हैं, ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं 1 से 10 तक, ये मेरे लिए भी 1 से 10 तक है, और कोई दूसरा व्यक्ति जो इस चीज़ को देख रहा है उसके लिए भी 1 से 10 तक है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पर्सन टू पर्सन क्या है, ये वेल डिफाइंड है। यानी कि पर्सन टू पर्सन क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, वेल डिफाइंड का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ अगर देखते हैं तो पर्सन टू पर्सन क्या रहना चाहिए, ये चीज़ें सेम रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें 26 अल्फ़ाबेट्स हैं अंग्रेज़ी के, ठीक है, तो वो मेरे लिए भी सेम रहेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो उसके लिए भी 26 अल्फ़ाबेट्स सेम रहेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि वो एक वेल डिफाइंड मैनर में क्या है, एक कलेक्शन है, किनका, हमारे हमारे जो इंग्लिश के लेटर हैं उनका। ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या नोटिफाई करेगा, एक सेट को नोटिफाई करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ग्रुप क्या है, ग्रुप दो या दो से एलिमेंट्स अगर साथ में रख दिए जाए तो वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, और दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कैटेगरी की ग्रुप्स को अगर साथ में रख दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं, कलेक्शन बनाते हैं। और कलेक्शन को अगर हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को अलग कर दिया, नेचुरल नंबर्स को अलग कर दिया और एनिमल्स को अलग कर दिया, तो इनको ये सेपरेट सेपरेट हम क्या बोल सकते हैं, सेट्स बोल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, अब वेल डिफाइन हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 26 है, ये सभी को पता है कि हमारे लिए भी 26 है और दूसरे के लिए भी 26 है। नंबर्स इनफाइनाइट है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स की अगर प्रॉपरली बात की जाए तो मेरे लिए भी इनफाइनाइट और दूसरे के लिए भी इनफाइनाइट है। वहीं एनिमल्स देखें, एनिमल की 8.5 बिलियन स्पीशीज़ जो है, ठीक है, वो अभी अर्थ पे मौजूद है, तो वो मेरे लिए भी उतनी ही है और दूसरे के लिए भी उतनी ही रहेगी। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों कैटेगरी वेल डिफाइंड हो जाएंगी और डिस्टिंग्विश हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, सेट्स बोल सकते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो क्या है, नोटेशन, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, कैपिटल वाले, उनको लिखा जाए, फिर इक्वल टू लगाया जाए और करली ब्रैकेट का यूज़ किया जाए, और यहाँ पे क्या लिखे जाए, इनके एलिमेंट्स किसकी सहायता से, कॉमा की। ठीक है, यानी कि कॉमा की हेल्प लेकर के जब हम डिस्टिंग्विश एलिमेंट को एक साथ रख देते हैं कलेक्शन के तौर पे वेल डिफाइंड मैनर में, तो हमारा क्या नोटिफाई करता है, सेट को नोटिफाई करता है। और नेम ऑफ सेट को किससे नोटिफाई करते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स से। ठीक है, तो ये चीज़ होती है नोटेशन। फिर उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन यानी कि आप सेट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हमारे पास केवल दो ही फॉर्म है। ठीक है, पहली जो फॉर्म है वो है हमारी रोस्टर मेथड। ठीक, पहली जो फॉर्म है हमारी क्या है, रोस्टर मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी आती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैं सेट का नाम लिख के उसको क्या करूँ, इक्वल टू में पैरेंथेसिस के अंदर यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूँ, A1 A2 A3 A4, ठीक है, इस तरीके से लिख दूँ।
ठीक है, यानी कि सेट का नाम लिखूँ, इक्वल टू यूज़ करूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाऊँ और उसके अंदर मैं एलिमेंट्स को कॉमा का यूज़ करके इस तरीके से वेल मैनर्ड में डिफाइन कर दूँ। तो ये मेरी कहलाती है क्या, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, वहीं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है कि यहाँ पे जो तुम्हारा सेट दिया होगा ना, वो स्टेटमेंट के तौर पे तुम्हें दिया रहता है। यानी कि जैसे मैं लिखूँ a इक्वल्स x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ नेचुरल नंबर जो है, जहाँ तुम्हारा जो x है वो क्या है, एक और एक से बड़ा है। ठीक है, और कितना है, मान के चल रहे हैं कि 10 और 10 से छोटा। ठीक है, यानी कि x इज ग्रेटर एंड इक्वल 1 लेस देन इक्वल 10, यानी कि जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो कहाँ से कहाँ तक लिखे जाएंगे, 1 से लेके 10 तक। तो ये मेरा क्या है, एक वेल डिफाइंड क्या है, एक सेट है जिसको मैंने किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में ध्यान रखना है कि ये सच दैट साइन जो होता है, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, इस साइन को बोलते हैं सच दैट। ठीक है, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे, a इक्वल्स करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ हमारा जो x है यानी कि जो एलिमेंट है इसके अंदर के, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, 1 और 1 से ज़्यादा, यानी कि 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सेट को। ठीक है, तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, और एक चीज़ थी, जैसे अगर आपको सेट में 1 2 3 2, ठीक है, 4 2 और 5 3 6, इस तरीके से क्या दे दिया, एक सेट दे दिया। अब ये एक सेट फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है ना, एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार रिपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो वेल डिफाइंड मैनर में इसको लिखते समय, हमें सेट की फॉर्म में लिखते समय क्या यूज़ किया जाता है, कि जो एलिमेंट है जितनी बार रिपीट हो रहे हैं ना, सेम वाले एलिमेंट्स, इनको केवल एक बार नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, सेट की फॉर्म में लिखते समय दिए हुए कलेक्शन को हमें रिपीटेड नंबर्स को केवल एक बार लिखना होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में सेट दिया हो, चाहे आपको इस फॉर्मेट में दिया हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एनसीईआरटी का, कि SCHOOL, ठीक है, इसको हमने किस में नोटिफाई करना है, सेट में नोटिफाई करना है। तो सेट में एलिमेंट्स के तौर पे हम इसको दिखा सकते हैं SCHO और L। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई, दिए गए कलेक्शन की, ये कलेक्शन है जिसकी हमने रोस्टर फॉर्म लिख दी। ठीक है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स को कॉमा की हेल्प से कर्ली ब्रैकेट के अंदर के लिखना। ठीक है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म के साथ साथ रोस्टर फॉर्म भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बताई दी है ऑलरेडी। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक, ये सिंबल यूज़ करने को आप कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपका ये सिंबल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है,